आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एनएफटी की दुनिया वादों और कह सकते हैं टूटे हुए सपनों से भरी है। हाँ बिल्कुल। हमने हजारों डॉलर की डिजिटल आर्ट की कहानियां भी सुनी है और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो मतलब रातों रात गायब हो गए। तो आज जब हमारे हाथ ट्रेजर एनएफटी नाम के एक प्रोजेक्ट का वाइट पेपर लगा है, तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई कोई खजाना है हाँ या ये सिर्फ उन्हीं पुराने वादों को एक नए पैकेट में बेच रहा हाँ, है? ये सवाल बिल्कुल सही है और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। ये व्हाइट पेपर सिर्फ एक एनएफटी मार्केटप्लेस बनाने की बात नहीं करता। अच्छा। ये एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम, एक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन बनाने का दावा कर रहा है, जिसे इन्होंने ट्रेजर चेन नाम दिया है। ट्रेजर चेन। तो आज हम इस दस्तावेज की मतलब परतों को खोलकर देखेंगे कि इसके दावों में कितना दम है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेजर एनएफटी आखिर है क्या? व्हाइट पेपर कहता है कि यह है एक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप एनएफटी बना सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें एनएफटी स्टेकिंग और नीलामी जैसे फीचर्स भी हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सब तो सुना सुना सा लगता है। लगता है। कई प्लेटफॉर्म यही सब करते हैं। इसमें अलग क्या है? आपका शख्स जायज है, सतह पर ये वैसा ही लगता है, लेकिन असली फर्क इसकी बुनियाद में है। मतलब? ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है जो इथेरियम पर चल रही हो, ये एक लेयर 2 सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेयर 2, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। क्या हम इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ बताइए। जैसे शहर की मुख्य सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो सरकार उसके ऊपर एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बना देती है ताकि गाड़ियां तेजी से निकल सकें। वाह, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है, बिल्कुल यही। तो क्या ये ट्रेजर चेन भी एनएफटी के लिए एक ऐसा ही एक्सप्रेसवे है? एकदम। इथेरियम वो मुख्य सड़क है जो अक्सर जाम रहती है और जहां टोल टैक्स यानी गैस फीस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ट्रेजर एनएफटी का ट्रेजर चेन वही एक्सप्रेसवे है, खास तौर पे एनएफटी के लिए बनाया गया ताकि ट्रांजैक्शन तेज हों और फीस बहुत कम लगे। अच्छा। इनका लक्ष्य एनएफटी के लिए एक समर्पित, तेज और सस्ता घर बनाना है। और सिर्फ डिजिटल आर्ट ही नहीं, व्हाइट पेपर में डीफाई, गेमफाई और आरडब्ल्यूए का भी जिक्र है। हाँ, रियल वर्ल्ड एसेट्स को भी एनएफटी से जोड़ने की बात कही गई है। ये दिलचस्प है, यानी जमीन या घर जैसी चीजों को भी भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किया जा सकेगा। शायद। लेकिन ये सब करने के लिए तकनीक बहुत मजबूत होनी चाहिए और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। व्हाइट पेपर में जेड के रोलअप टेक्नोलॉजी का जिक्र है। मुझे जेड के रोलअप का नाम सुनते ही लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा जटिल होने वाला है। हाँ, नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत स्मार्ट है। जीके का मतलब है जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज। इसे ऐसे समझिए कि आप 100 अलग-अलग ट्रांजैक्शन को एक बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है। और उस बॉक्स पर एक स्टैंप लगा देते हैं जो ये साबित करता है कि अंदर सब कुछ सही है, वो भी बिना ये बताए कि हर एक ट्रांजैक्शन में क्या था। तो ये प्राइवेसी और स्पीड दोनों के लिए अच्छा है। हाँ। मतलब आप बैंक को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे हैं, हाँ, बिना ये दिखाए कि आपके अकाउंट में कुल कितने पैसे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका मूल सिद्धांत है। इससे दो बड़े फायदे होते हैं, एक प्राइवेसी बनी रहती है और दूसरा क्योंकि आप 100 ट्रांजैक्शंस एक साथ भेज रहे हैं। एग्जैक्टली, तो नेटवर्क पर बोझ बहुत कम हो जाता है। और यहीं से व्हाइट पेपर का वो बड़ा दावा आता है कि इससे ट्रांजैक्शन फीस 90% से ज्यादा कम हो सकती है। 90%? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। ये सुनने में किसी सपने के सच होने जैसा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इथेरियम पर सैकड़ों डॉलर की गैस फीस भरी है। इसमें कोई कैच तो नहीं है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर ये ठीक से काम करे। कैच ये है कि ये तकनीक अभी भी काफी नई है और इसे लागू करना जटिल होता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाया तो ये एनएफटी स्पेस में एक बहुत बड़ा आकर्षण बन सकता है। मुझे याद है 2021 में मैंने एक एनएफटी मिंट करने की कोशिश की थी और गैस फीस आर्टवर्क की कीमत से ज्यादा थी। तो ये 90% की कमी का वादा ही कई लोगों को खींच सकता है। ठीक है, जी के रोलअप के अलावा और कौन सी तकनीकी बातें हैं जो इस प्लेटफॉर्म की नींव बनाती हैं? कुछ और जरूरी चीजें हैं। पहली है प्रूफ ऑफ स्टेक, POS कॉन्सेंसस, यानी ज्यादा पर्यावरण अनुकूल तरीका। हाँ, ऊर्जा कुशल। और दूसरा है EVM कंपैटिबिलिटी। EVM कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब है इथेरियम वर्चुअल मशीन से जुड़ाव। तो ये कहने जैसा है कि
अगर आपको दिल्ली में गाड़ी चलानी आती है तो आप मुंबई में भी चला लेंगे। हाँ क्योंकि स्टीयरिंग व्हील और गियर वही हैं। क्या ये सही एनालॉजी है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसा समझने का। इसका मतलब है कि जो डेवलपर्स पहले से इथेरियम के लिए एप्स बना रहे हैं, उन्हें ट्रेजर एनएफटी पर आने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। वो अपना कोड लगभग बिना किसी बदलाव के यहाँ ला सकते हैं। ये तो डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और व्हाइट पेपर में अलग-अलग ब्लॉकचेन को जोड़ने की भी बात है। मतलब क्रॉस चेन ब्रिज, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आज की दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन अकेले नहीं रह सकता। सही बात है। व्हाइट पेपर कहता है कि ये इथेरियम, सोलाना और बेस जैसे दूसरे बड़े ब्लॉकचेन्स के साथ जुड़ेगा। तो मतलब आप सोलाना पर खरीदा हुआ एनएफटी आसानी से ट्रेजर चेन पर ला सकते हैं। हाँ, और शायद भविष्य में उसे इथेरियम पर बेच भी सकते हैं। ये एनएफटी की दुनिया को और ज्यादा खुला और कनेक्टेड बनाता है। तो ये सब मिलाकर एक आम यूजर के लिए एनएफटी बनाना यानी मिंटिंग बहुत सस्ता और तेज हो जाएगा। बिल्कुल। व्हाइट पेपर में क्रिएटर्स के लिए ऑटोमेटिक रॉयल्टी की भी बात की गई है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? हमने देखा है कि कई बड़े मार्केटप्लेस, हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। उन्होंने पहले रॉयल्टी लागू करने की कोशिश की, पर बाद में कंपटीशन बढ़ा तो उन्हें इसे हटाना पड़ा। इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या अलग है? फर्क ये है कि यहाँ रॉयल्टी का नियम मार्केटप्लेस के लेवल पर नहीं, अच्छा। बल्कि ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर ही लागू किया जाएगा। ओ, तो ये ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि जब तक एनएफटी उस ट्रेजर चेन इकोसिस्टम के अंदर है, रॉयल्टी को बाईपास करना लगभग नामुमकिन होगा। ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा। ठीक है, ये सारी शानदार टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन आखिर में सब कुछ पैसे पर आकर रुकता है। हमेशा। अगर इसका आर्थिक मॉडल यानी इसका TUFT टोकन लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया, तो ये बेहतरीन तकनीक भी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए इस टोकन की कहानी समझते हैं। और यहीं पर व्हाइट पेपर का एक और मजबूत हिस्सा सामने आता है। ये सिर्फ एक टोकन नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एक और टोकन, बाजार में हजारों टोकन पहले से हैं, तो ये TUFT टोकन सिर्फ एक और फैंसी नाम है या इसमें सच में कुछ दम है? नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये टोकन सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं है। तो इसके काम क्या है? इसके कई काम हैं जो इसे इकोसिस्टम में गहराई से जोड़ते हैं। पहला तो जाहिर है पेमेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर फीस देने के लिए। लेकिन दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है गवर्नेंस, यानी शासन। गवर्नेंस मतलब जिनके पास टोकन है वो वोट कर पाएंगे। बिल्कुल, वो प्लेटफॉर्म के भविष्य से जुड़े फैसलों पर वोट कर पाएंगे, एक डाउ के जरिए। तो ये टोकन धारकों को सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार बनाता है। ये तो एक अच्छा विचार है। ठीक का। तीसरा काम है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड? प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने, जैसे एनएफटी ट्रेड करने या नीलामी में हिस्सा लेने पर यूजर्स को इनाम के तौर पर ट्यूफ्ट टोकन मिलेंगे, ताकि लोग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते रहें। हाँ, और चौथा उपयोग है स्टेकिंग। आप अपने टोकन को स्टेक करके नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं और बदले में और ज्यादा टोकन कमा सकते हैं। तो ये एक पूरा चक्र बनाता है। सही, जो लोगों को टोकन होल्ड करने और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। व्हाइट पेपर में टोकन की कुल सप्लाई 10 अरब बताई गई है। 10 अरब। और इसके वितरण का एक चार्ट भी दिया है। मैंने जब उस चार्ट को देखा तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। क्या? इकोसिस्टम फंड और टीम के टोकन पर तो 12 महीने का लॉकअप है। हाँ। लेकिन एयर ड्रॉप और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो कुल सप्लाई का 30% है, उन पर कोई लॉकअप नहीं है। सही। क्या इससे ये खतरा नहीं है कि शुरुआती लोग अपने टोकन मिलते ही बेचकर निकल जाएं, जिसे हम डंप करना कहते हैं? ये एक बहुत ही बारीक नजर है आपकी, और ये इस टोकन मॉडल की सबसे दिलचस्प और जोखिम भरी बात भी है। अच्छा। एक तरफ टीम और सलाहकारों का 15% हिस्सा 12 महीने के लिए लॉक्ड है। ये दिखाता है कि टीम कमिटेड है। हाँ, वो जल्दी से बेचकर नहीं निकल सकते। सही। लेकिन दूसरी तरफ एयर ड्रॉप और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को तुरंत उपलब्ध कराकर वे शुरुआती कम्युनिटी को तेजी से बनाना चाहते हैं। ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है, तेजी से विकास के लिए थोड़ा जोखिम उठाना। हाँ, ये एक क्लासिक ग्रोथ हैकिंग रणनीति है। उनका दाव ये है कि अगर प्लेटफॉर्म वाकई अच्छा हुआ तो ज्यादातर लोग अपने रिवॉर्ड्स को बेचने की बजाय उसे स्टेकिंग में लगाएंगे या और एनएफटी खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया तो हाँ, शुरुआती दौर में भारी बिकवाली का दबाव आ सकता है। ये एक बड़ा दाव है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? भविष्य के लिए इनकी क्या योजना है और सबसे जरूरी, इसमें क्या जोखिम है? योजना का पहला बड़ा कदम है EGE, यानी टोकन जनरेशन इवेंट। जब टोकन बाजार में आएंगे। हाँ, और व्हाइट पेपर में 2025 का एक पूरा रोड मैप भी दिया गया है, जैसे दूसरी तिमाही में AI टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। अच्छा।
और चौथी तिमाही तक क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी को पूरी तरह से लागू करना और डीएओ को और मजबूत बनाना। योजनाएं तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये तो योजनाओं की बात हुई। जोखिमों के बारे में व्हाइट पेपर क्या कहता है? ये तो ठीक है कि उन्होंने जोखिमों को मान लिया, लेकिन क्या सिर्फ मान लेना काफी है? व्हाइट पेपर में इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई ठोस रणनीति बताई गई है, या ये सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति है? ये एक बेहतरीन सवाल है। व्हाइट पेपर 3 बड़े जोखिमों का जिक्र करता है: बाजार का जोखिम, तकनीकी जोखिम और कानूनी जोखिम। ठीक है। ये अच्छी बात है कि वे पारदर्शी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ मानना काफी नहीं है। तकनीकी जोखिम के लिए वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट कराने की बात करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। हाँ। बाजार के जोखिम के लिए उनका जवाब इकोसिस्टम फंड है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बाजार को स्थिर करने के लिए किया जा सकता है। और कानूनी जोखिम, ये तो सबसे बड़ा और अनिश्चित जोखिम है। बिल्कुल, और इस पर व्हाइट पेपर में कोई ठोस जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वे कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो बस इतना ही? सच तो यह है कि इस जोखिम का कोई आसान समाधान है भी नहीं, क्योंकि नियम दुनिया भर में लगातार बदल रहे हैं। तो ये पारदर्शिता तो है, लेकिन ये निवेशकों को ये भी बताता है कि वे एक बहुत ही अनिश्चित मैदान में कदम रख रहे हैं। तो आज के इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हाँ। हमने समझा कि ट्रेजर एनएफटी सिर्फ एक और एनएफटी बाजार बनने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ। ये ZK रोलअप जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके एनएफटी के लिए एक समर्पित लेयर 2 ब्लॉकचेन, एक एक्सप्रेसवे बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, जो लेनदेन को तेज और सस्ता बनाने का वादा करता है। और इसका TUFT टोकन और आर्थिक मॉडल सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि गवर्नेंस, रिवॉर्ड्स और स्टेकिंग के जरिए पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बांधने के लिए डिजाइन किया गया है। कागज पर यह योजना बहुत व्यापक और सोची समझी लगती है। कागज पर तो मजबूत दिखती है, लगभग सभी पहलुओं को छुआ गया है। लेकिन हर लेकिन के बाद एक बड़ा सवाल आता है। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए असली चुनौती सिर्फ एक बेहतर तकनीक बनाना नहीं होता है। तो क्या होती है? असली चुनौती होती है उसके आसपास एक सक्रिय, वफादार और जीवंत समुदाय बनाना, एक कम्युनिटी का निर्माण करना। हाँ, लोग। वही समुदाय उस इकोसिस्टम को असल में जिंदा रखता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक बना सकते हैं, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है तो वो बेकार है। तो सोचने वाली बात ये है, जो इस व्हाइट पेपर के हर पन्ने के पीछे छिपी है, सोचने वाली बात ये है, क्या ट्रेजर एनएफटी सिर्फ एक बेहतर तकनीक बना पाएगा, या ये उस समुदाय को भी आकर्षित और एकजुट कर पाएगा जो इसे वास्तव में सफल बनाएगा? क्योंकि अंत में एक ब्लॉकचेन की असली कीमत उसकी तकनीक में नहीं, बल्कि उसके नेटवर्क में, उसके लोगों में होती है। इसी सवाल के जवाब पर इस प्रोजेक्ट का भविष्य निर्भर करेगा।